नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था की चीजें देखेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो पहली चीज तो यदि आप लोगों ने 6 तक नहीं देखा है तो जरूर देख लें। इसमें हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को देखेंगे, महान्यायवादी को देखेंगे, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और लोकसभा का जो पार्ट 1 है वो हम देखेंगे, मतलब इसमें लोकसभा देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये सीरीज तो आप जान ही रहे होंगे, हमारा जो टाइम टेबल है तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे और पीटी पास करो जो हमारा प्रोग्राम है वो चल रहा है। और शनिवार को जो है वो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जो जैसे चलता था वो वैसे ही चल रहा है, लेकिन सप्ताह में एक दिन चल रहा है। तो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे आपको चैनल पे बने रहना है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि आपकी परीक्षा से संबंधित कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां डेली जो है वो दी जा रही हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तो देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तो आप लोग कैबिनेट मंत्री देखते होंगे, राज्य मंत्री देखते होंगे, राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते होंगे, लेकिन एक उप मंत्री भी होते हैं। वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, लेकिन इनकी भी व्यवस्था है संविधान में, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा तो प्रधानमंत्री होगा। और ये आर्टिकल भी देखते रहिएगा, क्योंकि कई बार इन्हीं आर्टिकल से प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की जो है वो सलाह से कार्य करेगा, मतलब अपने राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करते हैं। और अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है। क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा ही है कि भाई जो राष्ट्रपति होते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं, और मंत्रिपरिषद क्या सलाह दे रहा है या कब दिया, क्या दिया, कैसे दिया, तो इसकी कोई जांच नहीं की जा सकती, वही इसमें कहा गया है 74(2) में। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और 75(1)(a) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से जो है वो अधिक नहीं होगी। और ये प्रावधान कब लाया गया तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। नहीं तो पहले वही था कि भाई जो भी सांसद बनता था उसको ये था कि अब हमको मंत्री बनना है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता था। तो एक संविधान संशोधन ही किया गया कि जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है तो उसी के अनुरूप में जो है वो क्या लिखा गया, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या केवल 15% भाग ही जो है वो मंत्री बन सकते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति लोग उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति, न कि राज्यसभा के प्रति। और ये कहाँ लिखा गया है तो आर्टिकल 75(3) में है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, मतलब मंत्रिमंडल का जो शब्द है उसका प्रयोग केवल एक जगह किया गया है, वो भी कहाँ किया गया है तो अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष होता है। तो आप इसको भी देखते रहिएगा। और अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब आप ऐसे सोचिए कि आप ही हैं और आपके वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध हो जाए और आप उनसे कहिए कि सर हमें मंत्री बना दीजिए, तो आपको उठा के वो मंत्री तो बना सकते हैं, भाई राष्ट्रपति से कहेंगे तो राष्ट्रपति तो बना ही देंगे। लेकिन अब आपके साथ ये जैसे ही मंत्री पद की आज आपने शपथ ली तो अब आपको 6 महीने के अंदर अंदर
अभी तो आप कहीं के सांसद नहीं है, लेकिन आप मंत्री बन गए हैं, लेकिन अब आपको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की, चाहे राज्यसभा की चाहे लोकसभा की, सदस्य होना वो जरूरी है। यदि 6 महीने तक आप राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाते हैं तो आपका जो मंत्री पद है वो फिर खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी गई हो। तो आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी जो है जो प्रधानमंत्री होते हैं जब विदेश के दौरे पे होते हैं या जब संसद सत्र चलने के पहले या और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से एक शिष्टाचार मुलाकात करने जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 78 के तहत ही होता है कि वो जाते हैं और अपने कार्यों का विवरण जो है वो जो चुनिंदा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो राष्ट्रपति से शेयर करते हैं। ऐसे ही जैसे कैसे आप अपने फादर को समझिए कि आपके फादर जो है वो घर के कार्यकारी मतलब प्रमुख होते हैं, लेकिन सिंबॉलिक प्रधान आपके ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब बाबा होते हैं। तो देखने में तो सब फादर ही करते रहते हैं, लेकिन समय समय पर वो सम्मान सूचक ही सही अपने पिताजी के साथ मतलब आपके बाबा के साथ बैठते हैं और क्या कैसे प्रगति चल रही है सारी चीज़ों से वो अवगत कराते हैं। तो वही काम यहाँ होता है, क्योंकि जो हमारा सिंबॉलिक हेड है वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के नाम पे ही सारे काम हो रहे होते हैं। और 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी हो गई है? तो 54 हो गई है। अब आते हैं भारत के महान्यायवादी को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। तो भारत के महान्यायवादी का पद जो है वो भारतीय संविधान में है और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च जो है वो विधि अधिकारी होता। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है। और अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 76(1) के अनुसार जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है वो भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता हो। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको जो है समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। तो इस दिशा में भी जो है महान्यायवादी काम करता है। और अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का जो है वो अधिकार होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में अपने काम को लेकर के जा सकता है और इसे सुने जाने का अधिकार है किसी भी न्यायालय में। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है पद, और जो राष्ट्रपति तय करता है उसका वेतन भत्ता वो उसे स्वीकार करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, मतलब जो राष्ट्रपति दे वही उसको स्वीकार करना होगा। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है। तो जो हमारा अटॉर्नी जनरल संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेता है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 88 के तहत है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है उसे मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि मतदान का अधिकार किसे है? केवल जो संसद सदस्य होते हैं। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल जैसे केंद्र में होता है वैसे राज्यों में सेम उसी की तरह का अधिकारी होता महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 65(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को जो है वो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है और राज्य सरकार का जो है वो
विधिक सलाहकार भी होता है और यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। कौन? महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल जो उसके लिए वेतन भत्ता जो स्वीकृत प्रदान करेंगे वही उसे वो प्राप्त करेगा। तो जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल की चीजें प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, सेम उसी तरीके का जो चीजें कराई जाती हैं वो गवर्नर के द्वारा कराई जाती हैं। किसके लिए? तो महाधिवक्ता के लिए। वहाँ अटॉर्नी जनरल है मतलब महान्यायवादी है और राज्यों में कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा आरओ का बैच चल रहा है और दूसरा हमारा जो बैच चल रहा है वो पीसीएस को लेकर के, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो दोनों मेंस को लेकर के ओरिएंटेड है और बहुत बेहतरीन प्रयास यहाँ हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इस दोनों बैच को, जिसमें आप अपने आप को योग्य समझ रहे हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या है कि डेली आपको टास्क दिए जाते हैं, आप उसको करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है और फिर संस्थान के द्वारा जो है वो उसका मॉडल आंसर दिया जाता है। इस तरीके से डेली जो है आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है और मुख्य परीक्षा में प्रैक्टिस का बहुत महत्व होता है। समझ लीजिए कि आप लाख ज्ञानी हैं, आपके पास लाख ज्ञान है और प्रैक्टिस नहीं है तो आपका मुख्य परीक्षा में बिखरना तय है। आपको कम आता है लेकिन आपने खूब प्रैक्टिस किया है, आपको लिखने आता है, आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, आप क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा पास करा देगा और यही टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। ये देखिए आप लोगों की कुछ कॉपियाँ हैं जो भेजी गई हैं आप लोगों के द्वारा। प्रॉपर वे में मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन होने के बाद इसी तरीके से जो है मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और ये प्रयास होता है कि आपको जो है प्रत्येक टॉपिक से आपके मुख्य परीक्षा से पहले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करा के भेजे जाएं ताकि आप मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा जो है वो सहज स्थिति में रहें। अब आइए देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पदाधिकारी होता है जिसे सीएजी भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। किसमें होगा? अनुच्छेद 148 के तहत होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति या आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब इसे जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। मतलब नियुक्त भले राष्ट्रपति करेगा लेकिन सीएजी को हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी? तो ये महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे हटाया जा सकता है। वही जो होता है महाभियोग प्रक्रिया जो न्यायाधीशों के संदर्भ में होता है। या अभी देख ही रहे होंगे कि जो अभी वर्तमान में एक जस्टिस है, मैं नाम बार बार उनका भूल जाता हूं, तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो चलाई जा रही है। तो अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसका जो समय होता है, मतलब ये 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष के कार्यकाल को यदि ये पूरा कर ले रहा है तो इसके बाद रिटायर होने के बाद ये किसी भी मतलब पद को जो है वो धारण नहीं कर सकता है। तो यही आप बता, किसी राज्य सरकार के अधीन, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष जो भी पहले हो आयु तक होता है। तो ये भी देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति का आंख और कान कौन है? तो यही सीएजी है। अनुच्छेद 149 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को जो है वो निर्धारित करता है। अनुच्छेद 51(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब जो भी सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा तो वो किसे देगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसको जो है संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको लेकर के। अनुच्छेद 51(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को
उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, क्योंकि जो सीएजी होता है तो वो राज्य सरकार का भी ऑडिट करता है, और वो जो अपनी रिपोर्ट देगा वो गवर्नर को देगा, और गवर्नर का काम है कि वो विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट को रखाए, जैसे राष्ट्रपति रखवाता है लोकसभा और राज्यसभा में। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। तो बी.आर. अंबेडकर ने किसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था? तो सीएजी को कहा था। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहला कौन सा? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो ये हो गया। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता। तो ये जो रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, ये जो 3 लेखाओं पर, तो राष्ट्रपति इसको क्या करता है कि संसद के दोनों पटल, मतलब जो राज्यसभा है और लोकसभा है, वहां पर इसको रखवाता है। तो अब आते हैं थोड़ा सा वरीयता क्रम को देखते हैं कि कौन से जो हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं वो किस क्रम में आते हैं। तो 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित सूचना जो है वो जारी हुई थी। तो ये जो वरीयता क्रम बताया जा रहा है वो 26 जुलाई 1979 की अधिसूचना के आधार पर है। और इसमें शीर्ष पर कौन है? राष्ट्रपति हैं, सेकंड पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री हैं, चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल होते हैं लेकिन अपने राज्यों में। इसी तरीके से 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, और फिर 5 का इसी में जोड़ा गया है उप प्रधानमंत्री। तो 5 में क्या है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 में है भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 क में कौन है? तो जो है उप प्रधानमंत्री हैं। 6 नंबर पे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो वरीयता क्रम में एक जैसा है। फिर 7वें नंबर पे कौन है? तो केंद्र के कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होते हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में। इनकी जो रैंकिंग है ये 7वें नंबर पे है। और 7 क में कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो 7A में है। 8 में कौन से हैं? तो भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों के बाहर, और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बाहर। तो इनका फिर एक वरीयता क्रम बनता है 8 नंबर पे। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9 पे है। 9 क में कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आप देखेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो इन समूह का जो रैंकिंग है एक समान है। और 10 नंबर पे कौन है? राज्यसभा के उपसभापति हैं, फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, और राज्यों के उप मुख्यमंत्री तथा केंद्र के राज्य मंत्री। तो ये सब की जो क्रम है, रैंकिंग है, वो 10वें नंबर पे है। और 11 नंबर पे है भारत का महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्रों में। और 12 नंबर पे कौन है? तो जनरल अथवा उनके समान के रैंक वाले जो सेना अध्यक्ष हैं, इनकी जो रैंकिंग होती है वो 12 रैंकिंग की होती है। तो इनको भी देख लीजिएगा, 1-2 बार यहाँ से भी प्रश्न आए हैं कि कौन किस रैंकिंग में है और कौन किसके इक्विवेलेंट, मतलब पद क्रम में बराबर की स्थिति पे है। अब आते हैं संसद, मतलब लोकसभा। देखिए संसद जो है वो 3 पार्ट में है, तो अभी हम पार्ट 1 के तहत लोकसभा को देखते हैं, और इसके बाद जो है जो 2 पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो संसद जो है संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब 79 क्या कह रहा है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिला करके बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब अनुच्छेद 81 क्या कह रहा है कि जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 550 होगी, जिसमें से 530 जो है वो राज्य जो
राज्यों से होगी, मतलब, और 20 जो सदस्य होंगे वो केंद्र शासित जो प्रदेश होंगे वहां से होंगे। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में जो 4 सीटें हैं वो मतलब अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जैसे पुडुचेरी में 1 सीट है, दिल्ली में शायद 4 सीट है, हाँ दिल्ली में 4 है, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का जो बंटवारा है वो है 20 सीटों के अंतर्गत। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। लेकिन मतलब ये तो व्यवस्था थी 2 सदस्य को मनोनीत करने की आर्टिकल 331 में, लेकिन संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि, मतलब संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया इसको। मतलब अब जो जो भारतीय थे, उन जो 2 मेंबर उनके मनोनीत किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, अब वो खत्म कर दिया गया और 21 आर्टिकल के तहत थे, तो आर्टिकल 331 के तहत, तो मतलब अब जो है आर्टिकल 331 का जो है वो अस्तित्व नहीं रह गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा नहीं रह गया है? तो संविधान का 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकतंत्र में 2 सदस्यों का नामांकन की व्यवस्था अब जो है वो निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप कि जो राज्यों को लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं तो वो 1971 की जनगणना को आधार बनाकर की गई हैं। जैसे वर्तमान में अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं तो उसका आधार क्या है? तो 1971 की जनगणना है। और 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। मतलब ये जो परिवर्तन है, जो वर्तमान में जो 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया, ये कब तक प्रभावी रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। उसके बाद जो जनगणना होगी उसकी रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद सीटों में और ज्यादा बढ़ोतरी ही होनी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी देख रहे होंगे कि लोकसभा राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि हुई है ताकि और ज्यादा सांसदों को जो है वो समाहित किया जाए, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में सांसदों की संख्या बढ़ना तय है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का जो है वो अधिकार है। मतलब वैसे देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, लेकिन अपरिहार्य स्थितियों में राष्ट्रपति इसे कभी भी जो है वो विघटित कर सकता है। किसे? तो लोकसभा को। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक जो है बढ़ाई जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर देश में आपात की स्थिति है तो ऐसे में जो संसद का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात, मतलब अगर आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो खत्म हो गई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चुनाव होने अनिवार्य हो जाते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। मतलब आप लोग देखते होंगे ना कि लोकसभा में जो स्थगन की चीजें होती है, स्थगित जो की जाती हैं, कि मतलब कल के लिए स्थगित की जाती है, दोपहर तक के लिए, ये डिसीजन कौन लेता है? तो आसन पे बैठा जो पीठासीन अधिकारी होता है, बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन जो इसमें इसको बुलाने का और इसको समाप्त घोषित करने का अधिकार किसे है? तो वो प्रेसिडेंट को है। मतलब सत्रावसान और विघटन करने का जो है अधिकार राष्ट्रपति को है। और अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में ही किया जाता है। तो 93 में जो है, आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। और ये चुनाव किसके बीच होता है? तो जो सांसद होते हैं, इन्हीं सांसदों में से किसी एक का चुनाव होता है।
और अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब लोकसभा का अगर अभी ओम बिरला है और उनको लग रहा है कि हम जो है हमको अपने पद से इस्तीफा देना है, तो राष्ट्रपति को संबोधित नहीं करेंगे, वो इस्तीफा उपाध्यक्ष को देंगे जो वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा तो लोकसभा अध्यक्ष को देता ही देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं तो वहां जो मतलब ऐसा नहीं कि साधारण मेजॉरिटी से, उसके लिए मतलब बहुमत होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। मतलब अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है और उस पर जो है उसे हटाने का मतलब उसे उसके पद से हटाने का मैटर वहां चल रहा हो, तो ऐसे में वो लोकसभा में एज ए मेंबर तो उपस्थित होंगे लेकिन वो आसन पे नहीं बैठेंगे, मतलब वो पीठासीन नहीं होंगे। तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथम मत तो देने का अधिकार होगा। मतलब अब अगर कोई अध्यक्ष है तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दो पार्टी होंगे, तो कुछ इसके पक्ष में देंगे, कुछ इसके विपक्ष में देंगे। तो ऐसी स्थिति में एज ए सांसद, चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वो सांसद भी होता है, तो एज ए सांसद ही अपना मत तो देगा, लेकिन जो इसे टाई होने की स्थिति में जो उसे वोट देने का अधिकार था कि निर्णायक मत देने का अधिकार था, वो ऐसी स्थिति में इसके पास नहीं होगा। मतलब अपने खिलाफ अगर अभियोग लग रहा है तो उसमें जो मतदान की प्रक्रिया होगी तो उसमें ये तो सम्मिलित होगा, मतलब एज ए सांसद अपना वोट देगा लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, किंतु बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता। वही यहाँ बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपने विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग तभी करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट जो है वो बराबर हो जाए। मतलब अगर देखा जाए तो जनरली जो पीठासीन हो, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो अपना निर्णायक मत पहली बार में नहीं देता है। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखा जाए तो अगर सत्ता पक्ष जीत गया है तब तो कोई मैटर ही नहीं है। निर्णायक मत ये तब देता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो सीटें हैं, मतलब 100 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ हैं और 100 सांसद ही विपक्ष की तरफ हैं, तो ऐसी स्थिति में अब लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत दे करके एक डिसीजन देगा, वही इसमें कहा जा रहा है। और ये कहाँ है? तो जो निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देने का प्रावधान है वो आर्टिकल 100 में है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है और प्रोटम स्पीकर आम चुनावों के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। क्योंकि जो प्रोटम स्पीकर होते हैं, तो जब नए नए सदस्य, जो नई लोकसभा जब बनती है तो उसमें जो नए नए सदस्य आते हैं उसमें जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें केवल शपथ दिलाने के लिए प्रोटम स्पीकर तय बनाया जाता है और वो शपथ दिलाते हैं और उसके बाद उनका कार्यकाल मतलब उनकी भूमिका खत्म हो जाती है। फिर नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे आप देखेंगे ओम बिरला जो है इसके पहले भी लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन जब नई संसद का चुनाव हुआ और जब नए सांसद आए तो ऐसे में ओम बिरला जो है इन्होंने जो है शपथ नहीं दिलाई थी, इनकी जगह एक प्रोटम स्पीकर का चुनाव मतलब चुने गए और उन्होंने जो है सदस्यों को जो सांसद की सदस्यता की शपथ दिलाई और फिर बाद में ओम बिरला को पुनः जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि लोकसभा की जो प्रथम बैठक है और अंतिम बैठक में मतलब 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में कम से कम लोकसभा के 2 अधिवेशन तो होने चाहिए, हालांकि होते 3 हैं और विशेष परिस्थितियों में तो कभी भी जो है वो बुलाया जा सकता है सत्र। इस प्रकार लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने की आवश्यकता है, मतलब 2 बार तो अपरिहार्य बुलाया ही जाना है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मतलब जो कोरम या गणपूर्ति की बात होती है तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 1/10 होते हैं
उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। कितने प्रतिनिधि भेजता है? 80 प्रतिनिधि भेजता है। उसके बाद महाराष्ट्र है 48 और तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। ममता दीदी का जो स्टेट है वहां से 42 सांसद जो है वो चुन के आते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि बिहार से कितने सांसद जो है वो चुन करके लोकसभा में आते हैं। और साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का भी आप बताइए, कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से कितने सांसद चुन करके लोकसभा में आते हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम जो सीमा है वो 95 लाख रुपए है। मतलब जो लोकसभा में जो सांसदीय का चुनाव होता है तो उनको एक बाउंडेशन लगाया जाता है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो वो अधिकतम अपने चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो आप ऐसे देखिए कि चुनाव, भाई एक आम व्यक्ति 95 लाख रुपया चुनाव खर्च करके सांसदी का चुनाव तो लड़ नहीं पाएगा। तो ये आम व्यक्ति के से तो बाहर की चीजें है ही है चुनाव। और कुछ राज्यों या संघीय क्षेत्रों में ये सीमा कितनी है? तो 75 लाख रुपए। जैसे जो छोटे राज्य हैं और जिनका जो क्षेत्र है वो छोटा है तो वहां इसको घटा करके 75 लाख की गई है। इसी तरीके से जो विधानसभाएं हैं, तो जो विधायक लोग होते हैं जो तो वहाँ 40 लाख होता है। और इसमें भी जो छोटे राज्य या जो संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ ये सीमा घटा करके 28 लाख है। तो 40 लाख, 28 लाख विधानसभाओं के लिए है, अपर लिमिट 40 लाख, लोअर लिमिट 28 लाख। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मतलब संसद के लिए जो है वो 95 लाख अपर लिमिट है और 75 लाख जो है वो लोअर लिमिट है। मतलब ये चीजें, लोअर लिमिट क्या मतलब, जो संघ शासित राज्य हैं या ऐसे राज्य हैं जो बहुत छोटे, जैसे अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं तो वहाँ बहुत छोटी छोटी जो है चीजें हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि आप 75 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है वो 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1952 तक चला। और यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। तो जो प्रथम हमारा जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 489 सीटों के लिए हुआ था। 25 अक्टूबर से 21 फरवरी तक चला, मतलब लंबा चला। अक्टूबर चला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 4-5 महीने चुनाव हुआ। क्योंकि उस समय भाई संसाधन नहीं थे, आज की तरह ईवीएम नहीं था, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। और चूंकि भारत तुरंत तुरंत आज़ाद हुआ था, ऐसे में तो चुनाव ही हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता थे और महत्वपूर्ण नेता थे जिनका मानना है कि अभी कम से कम 10 वर्ष जो है जैसे व्यवस्था चल रही है ऐसे चलाया जाए, अभी चुनाव कराया ही न जाए। लेकिन वो तो कहिए कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी कि उनको लगा कि अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी जो वैधानिकता है कि भाई हम चुने हुए लोग हैं तो वो फुलफिल नहीं होगी। तो उन्होंने इसको खारिज किया और चुनाव कराया। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को जो है वो हुआ था। और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीवी मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तथा 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु पर बने रहे। मतलब 52 में बने और 56 में चूंकि इनकी मृत्यु हो जाती है तो तब तक ये जो है अपने पद पर बने थे। 1954 में जेवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा जो है वो अस्वीकृत कर दिया गया था। मतलब जो ये मावलंकर महोदय थे जो हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, तो इनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव आया था। मतलब पहले ही जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनके खिलाफ ही महाभियोग प्रस्ताव आ गया था। किसके द्वारा आया था तो उसको लीड कर रहे थे कांग्रेस के ही एक नेता थे जो बाद में कांग्रेस को छोड़ दिए थे, जेबी कृपलानी थे। और इनके साथ इनको सपोर्ट किसका था तो 21 सांसदों का था। हालांकि लोकसभा ने इनके मतलब इस प्रस्ताव को जो है वो खारिज कर दिया था। लोकसभा की प्रथम महिला मीरा कुमार थी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो देखिए लोकसभा की प्रथम महिला मीरा कुमार हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो खैर मीरा कुमार है ही हैं और वर्तमान में ओम बिरला जी हैं।
इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी। अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाइए। और सबसे लास्ट में जो हमारे लिंक्स हैं, तो अभी तक यदि आप लोगों ने इनको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सभी लिंक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे हमारे यूट्यूब के हों, टेलीग्राम के हों। और सबसे लास्ट में यदि आपको हमसे बात करना या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।